Hello everyone. Today we will start with the new topic of Unit 3, which is one-dimensional potential step, which is also known as single-step barrier. Now, what is this? Last class में हमने क्या देखा था? In the last class, we did particle in a one-dimensional box, which is one of the applications of Schrödinger wave equation. यहाँ पर आज हम करेंगे one-dimensional potential step. ये भी एक एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की. नाउ वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप का मतलब क्या है? वन डायमेंशनल का मतलब है एक ही डायमेंशन है, लेट इट बी एक्स एक्सिस. पोटेंशियल स्टेप का क्या मतलब है कि एक पोटेंशियल जो है उसमें वन टाइम जो है चेंज आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल, जो यहाँ फिगर 2.04 में देख रहे हो. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दो रीजन है. दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2. जो रीजन 1 है वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, और रीजन 2 जो है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, लेट इट बी वी नॉट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू वी नॉट. सो इट इज मेकिंग अ स्टेप काइंड ऑफ थिंग. इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप एंड अ सिंगल स्टेप बैरियर. जो बैरियर है वो सिर्फ एक है, सिंगल स्टेप बैरियर है, इसीलिए सिंगल स्टेप बैरियर भी कहते हैं. तो ये जो हमारे पास सिस्टम है इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? जब x हमारे पास लेस देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है. जब x ग्रेटर देन 0 है देन पोटेंशियल एनर्जी इज v नॉट. ठीक है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिकली? एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो पहले रीजन 1 जो है उसके अंदर पार्टिकल आया. ठीक है, तो अब पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल अगर है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी. तो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल जिसकी एनर्जी कैपिटल ई है एंड इट इज इंसिडेंट ऑन द स्टेप फ्रॉम इट्स लेफ्ट. ये स्टेप है, स्टेप पर इसको इंसिडेंट किया फ्रॉम इट्स लेफ्ट. नाउ इफ ई इज ग्रेटर देन वी नॉट. अभी ये अंडर रूट वाली चीजें छोड़ दो, जब बाद में करेंगे तो समझ में आएगा. ई अगर ग्रेटर है वी नॉट से, इसका मतलब क्या है? जो एनर्जी है पार्टिकल की वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है. बैरियर पोटेंशियल कितनी है? वी नॉट. वी नॉट से ज्यादा अगर ये बैरियर है और ये पोटेंशियल वी नॉट है, अगर पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है देन ऑब्वियसली पार्टिकल जो है इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा. लेकिन अगर एनर्जी कम है वी नॉट से तो क्लासिकली पार्टिकल का इस बैरियर को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है. लेकिन इसमें देखा गया कि कुछ ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है इवन इफ द एनर्जी इज लेस देन वी नॉट. ये जो है ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है? इट इज बिकॉज ऑफ द क्वांटम कॉन्सेप्ट. क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि देयर इज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी of locating the particle in the region x greater than 0 even when e is less than v naught. अब मैं इसको रीड कर रही हूँ, इसको ध्यान से समझो. अगर एनर्जी v नॉट से ज्यादा है देन क्लासिकली पार्टिकल जो है इट विल पेनिट्रेट द बैरियर. पार्टिकल कैन इजिली गो फ्रॉम द रीजन 1 टू द रीजन 2 इफ इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन v नॉट. ठीक है, now if energy is less than v naught, in that case classically we expect that the particle is reflected at x is equal to 0 and it cannot penetrate to the region x greater than 0. classically क्या कहते हैं? यहाँ पर जो वेव इंसिडेंट हुई तो ये इंसिडेंट वेव हो गई, फिर ये यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर बैरियर है, बैरियर की वजह से there will be certain reflection and there will be certain transmission. ये क्वांटम मैकेनिक्स कहती है. बट क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम है तो वहां पर ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाएगा इंसिडेंट वेव का थ्रू द बैरियर. लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स द पार्टिकल इज assumed to behave like a wave incident on the step from its left. It is found that for energy greater than v naught, क्वांटम मैकेनिकली देखा गया अगर एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है
तब भी जो पार्टिकल है इट विल सफर पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एनर्जी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है तब भी टोटल ट्रांसमिशन नहीं होगा, तब भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द बैरियर इनटू द रीजन 1। और अगर एनर्जी ग्रेटर देन लेस देन वी नॉट है, बट फॉर ई लेस देन वी नॉट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो यूनिटी आएगा। यूनिटी आने का क्या मतलब है, होल ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड, नन इज ट्रांसमिटेड, बट स्टिल जो वेव फंक्शन है वो नॉन जीरो आया इन द रीजन x ग्रेटर देन 0। अगर वेव फंक्शन नॉन जीरो आया इसका मतलब है देयर इज सम non-zero probability of finding the particle in the region x greater than 0 even if e is less than v naught। ठीक है, तो इसका थ्योरी क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वी आर कंसीडरिंग अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप विच इज कंसिस्टिंग ऑफ टू रीजन्स 1 and 2। रीजन 1 की पोटेंशियल 0 है, रीजन 2 की पोटेंशियल v नॉट है। क्लासिकली कहते हैं अगर पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है तो पार्टिकल रीजन 1 से रीजन 2 में चला जाएगा, लेकिन अगर उसकी एनर्जी वी नॉट से कम है तो पार्टिकल जो है वो रीजन 2 में नहीं जाएगा, वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा इनटू द रीजन 1 थ्रू द बैरियर। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है चाहे एनर्जी ज्यादा है वी नॉट से तब भी रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, और अगर एनर्जी लेस है वी नॉट से तब भी पार्टिकल जो है वो सेकंड रीजन में प्रेजेंट हो सकता है। अब यही चीज हमें प्रूव करनी है जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। तो हम इसमें अलग अलग केसेस लेंगे। पहला केस लेंगे जब एनर्जी जो है वो ग्रेटर है वी नॉट से, फिर केस लेंगे जब एनर्जी लेस है वी नॉट से। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 और वी नॉट है, तो इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, तो वी विल बी कंसीडरिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Now what is time independent Schrodinger wave equation? d2 psi upon dx square plus 2m upon h cut square into e minus v into psi equal to 0। अब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोनों रीजन्स में 1 और 2 में डिफरेंट केसेस के लिए। तो पहला केस हम देखेंगे जब जो पार्टिकल है which is a quantum particle, there is a wave packet associated with the particle। अब वो पार्टिकल रीजन 1 से पोटेंशियल स्टेप की तरफ प्रोसीड कर रहा है। ये पोटेंशियल स्टेप है ना, तो पार्टिकल जो है वो यहाँ पर जा रहा है, और ये जो पार्टिकल है इसकी एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। फिर हम स्टडी करेंगे अब पार्टिकल का बिहेवियर बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वेव फंक्शन मिलेगा। वेव फंक्शन की हेल्प से हम पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रीजन 1 में लिखेंगे पहले, फिर रीजन 2 में लिखेंगे। रीजन 1 में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बन गई d2 psi upon dx square plus 2me upon h cut square into psi equal to 0। v को हम 0 पुट करेंगे फॉर रीजन 1 x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0। लेट 2me upon h cut square is k1 square, so k1 हो गया under root 2me upon h cut। Now we'll write the second Schrodinger wave equation for the region 2 which is x greater than 0। तो वहां पर जो पोटेंशियल है v वो हो जाएगी v नॉट। तो let k2 square is 2m upon h cut square into e minus v नॉट। तो k2 हो गया 1 upon h cut into under root 2m e minus v नॉट। अब ये इक्वेशंस कैसी आई, उसी तरीके से हो गई जैसे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स थी। इसका सोल्यूशन क्या है, psi1 सोल्यूशन है वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 18 का, और psi2 सोल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 19 का। मतलब psi1 जो है वो वेव फंक्शन है वेव का इन रीजन 1 व्हेन x इज लेस देन 0,
साई टू वेव फंक्शन है वेव का इन रीजन 2 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो साई वन होगा ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। जैसे हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स में लिखा था वैसे ही सिमिलरली साई टू होगा सी इंटू ई रेज टू पावर आयोटा के टू हो जाएगा के टू एक्स प्लस डी इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के टू एक्स। तो हमारे पास दो वेव फंक्शंस आ गए साई वन और साई टू। साई वन वेव फंक्शन है रीजन वन में, साई टू वेव फंक्शन है रीजन टू में। तो जब पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट का हम केस ले रहे हैं उस केस में हमने पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखी रीजन वन और रीजन टू में, फिर उन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन लिखा बाय इक्वेशन 21 एंड 22। अब जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स में था वही यहाँ पर होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी एंड डी इनकी वैल्यूज को निकालना यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। वहां हमने बाउंड्री कंडीशन क्या लिखी थी, क्या कंसीडर करी थी, जो वेव फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 0 वो 0 है, एट एक्स इज इक्वल टू ए वो 0 है। वो हमने दो बाउंड्री कंडीशन यूज करी थी। जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें ये चीज बताई थी कि जो वेव फंक्शन है और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होता है एट ऑल पॉइंट्स, कहीं पर भी कोई डिसकंटिन्यूटी या कोई ब्रेक नहीं आता। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर जो साई वन एक्स है वो साई टू एक्स के इक्वल होगा। ये वेव जा रही है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस वेव का मतलब क्या है, मैं इसको अलग से बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है ऐसे वेव जाएगी, ठीक है। कोई भी वेव पैटर्न होगा ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे वेव गई फिर डिसकंटिन्यूटी हो गई। डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है, इस पॉइंट पे वेव फंक्शन की ये भी वैल्यू है ये भी वैल्यू है, पर जो साई है वो सिंगल वैल्यूड है और कंटिन्यूअस है, मतलब इस पॉइंट पर साई की एक ही वैल्यू है। ये जो वेव है इसका वेव फंक्शन साई वन एक्स है, इस वेव का वेव फंक्शन साई टू एक्स है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर एक ही वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 पर साई वन एक्स साई टू एक्स के इक्वल होगा। साई वन इज इक्वल टू साई टू एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस होता है, मतलब डेल साई वन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई टू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो दीज आर दी टू बाउंड्री कंडीशंस। इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हम निकालेंगे कांस्टेंट्स ए बी सी एंड डी की वैल्यूज, फिर उन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 21 और 22 में, तो हमें जो है वेव फंक्शन मिल जाएगा। वेव फंक्शन हमें बेसिकली पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, तो इसीलिए हमें वेव फंक्शंस जो है उनको निकालना जरूरी है, और वो हम निकालते हैं बाय सॉल्विंग दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस इन डिफरेंट रीजन्स। नाउ अब ये चीज आई होप क्लियर हो गई कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, और वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है इसीलिए साई वन साई टू के इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू 0, और डेल साई वन अपॉन डेल एक्स भी डेल साई टू अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। ना इससे पहले एक चीज का और ध्यान दो, देखो साई वन में दो चीजें आ रही हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो एक्सपोनेंशियल है वो पॉजिटिव है, सेकंड टर्म में नेगेटिव माइनस आयोटा आ रहा है। सिमिलरली साई टू में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ई रेज टू पर प्लस आयोटा है और सेकंड कंपोनेंट ई रेज टू पर माइनस आयोटा है। ये क्या बता रहा है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पोटेंशियल है कि वेव जो है वो इंसिडेंट हुई है। ये जो बी पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैरियर से वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो रीजन वन में क्या है, इंसिडेंस है और रिफ्लेक्शन है, तो ए एक तरीके से इंसिडेंट कोफिशिएंट है, बी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सी में पॉजिटिव है तो साइड टू क्या है, सेकंड रीजन में है, तो ये सी वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड वेव,
ठीक है, डी वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव। पर रिफ्लेक्ट कहाँ से हो, यहाँ पे तो कोई बैरियर ही नहीं है, कोई बैरियर तो हो जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब सेकंड रीजन में कोई रिफ्लेक्शन है ही नहीं, सेकंड रीजन में सिर्फ ट्रांसमिशन है फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 2। इसका मतलब क्या है, ये कंपोनेंट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो डी शुड बी इक्वल टू 0। इसको यहाँ देखो, सुन भी लो। Now in equation 2.21, the first term represents a wave traveling along positive x-axis in region 1 and incident on the step from the left. So it is representing the incident wave. And the second term represents a reflected wave traveling along the negative x-axis in region 1. Reflection क्यों हुआ? Because of this barrier. ठीक है? Now equation 22 में first term wave है moving along the positive x-axis in region 2. That means it is a transmitted wave. It is transmitted from region 1 to region 2. And the second wave is representing a wave moving along the negative x-axis in region 2. That means ये कहीं ना कहीं से reflect होके वापस जा रही है, पर सिर्फ जो डिसकंटिन्यूटी है पोटेंशियल में वो यहाँ पर है, v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू v नॉट। उसके बाद रेस्ट हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट है v नॉट, कहीं पर भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब नो रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इन रीजन 2, दैट इज नो रिफ्लेक्टेड वेव विल एग्जिस्ट इन रीजन 2। दिस मींस d मस्ट बी 0। इसका मतलब इक्वेशन 22 क्या हो गई, साई 2 इज इक्वल टू c e रेज टू पावर आयोटा k2 x। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 21, इक्वेशन नंबर 23। तो अब इंस्टेड ऑफ 4 कांस्टेंट्स हमें 3 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की, और इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अब इसमें ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड्स ए बी एंड सी ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड and transmitted waves now can be determined from the boundary conditions. Boundary condition क्या होती है, the wave function should be continuous and its first derivative should also be continuous. तो पहले हम first boundary condition लगाएंगे, psi1 is equal to psi2 at x is equal to 0। तो equation 21 में x को equal to 0 पुट करो, psi1 क्या आ गया, a plus b, e raised to power 0 1 होता है। psi 2 क्या आ गया, c, तो हमारे पास psi1 psi 2 के इक्वल है, तो इक्वेशन क्या आ गई, a plus b इक्वल टू c। हमने जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करी कि x जब 0 है, psi1 जो है psi 2 के इक्वल है, तो हमें इक्वेशन मिली 24 विच इज a plus b इक्वल टू c। नाउ इस इक्वेशन का ध्यान रखना। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है psi1 का वो इक्वल है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ psi 2 एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले psi1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर psi 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x इज इक्वल टू 0 पर दोनों को इक्वेट करेंगे। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो psi1 का, ये psi1 है, e raised to power iota k1 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, iota k1 into e raised to power iota k1 x। सिमिलरली e raised to power minus iota k1 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस iota k1 into e raised to power minus iota k1 x। आई होप डिफरेंशिएशन सबको आता है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सिंपल है, अगर मैथ क्लियर है, डिफरेंशिएशन क्लियर है। तो इक्वेशन 25 आई बाय डिफरेंशिएटिंग psi1 विद रिस्पेक्ट टू x, डेल psi1 अपॉन डेल x क्या आ गया, आयोटा k1 कॉमन ले लो, a e रेज टू पावर आयोटा k1x माइनस b e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x। इसको सिर्फ इसमें से पढ़ना नहीं है, इसको एक बार डिराइव भी करना खुद से। जब खुद से डिराइव करोगे तो वैसे ही सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, नाउ सिमिलरली अब हम psi 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 23 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल psi 2 अपॉन डेल x आया,
आयोटा k2c e raised to power आयोटा k2x। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई 25 एंड 26। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, दैट इज at x is equal to 0 del psi 1 upon del x is equal to del psi 2 upon del x। तो इक्वेशन नंबर 25 में जो हम x को 0 पुट करेंगे हमारे पास आएगा आयोटा k1 इंटू a माइनस b। इक्वेशन नंबर 26 हो जाएगी आयोटा k2 इंटू c, और ये दोनों इक्वल होंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आयोटा कैंसल आउट हुए, हमारे पास आया k1 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू k2 इंटू सी। नाउ हमारे पास क्या है इक्वेशन 24 क्या आई थी हमारे पास यूजिंग द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन a प्लस बी इक्वल टू सी। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन नंबर 27। तो हमारे पास आ गया k1 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू k2 इंटू ए प्लस बी, और इट कैन बी री रिटन एज k1 minus k2 into a equal to k1 plus k2 into b, which means b is equal to k1 minus k2 upon k1 plus k2 into a। तो हमने कांस्टेंट b की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट a। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास c क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो अब हम c की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a। तो c इज इक्वल टू a प्लस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b, b इज k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू a, टेक द एलसीएम, c हमारे पास आ गया 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू a। तो हमने b निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ a, c निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ a, मतलब हमने रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ b एंड c इन द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो psi1 क्या हो गया फाइनली, फॉर x लेस देन 0 वेव फंक्शन इज psi1 which is a e raised to power iota k1x plus after substituting the value of b k1 minus k2 upon k1 plus k2 into a e raised to power minus iota k1x। Similarly wave function psi2 में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, so psi2 is 2k1 upon k1 plus k2 into a e raised to power iota k2x for x greater than 0। So in these equations, the amplitudes of reflected and transmitted waves, they are written basically in terms of amplitude A of the incident wave। तो अब हमारे पास दोनों वेव फंक्शंस जो है वो सॉल्व होकर आ गए। पहले हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी दोनों रीजन्स में, फिर उनका सोल्यूशन लिखा दोनों रीजन्स में विच आर psi1 एंड psi2, फिर हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाली यूजिंग बाउंड्री कंडीशन और वो सब्स्टिट्यूट करी वेव फंक्शंस में, तो हमारे पास psi1 और psi2 आ गए फॉर टू रीजन्स x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि हमने जो कोफिशिएंट्स है वो a के टर्म्स में क्यों निकाले, क्योंकि हमारे पास अननोन कोफिशिएंट्स तो 3 थे a b c, लेकिन हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन थी वो सिर्फ 2 थी। तो हमने दो वेव कांस्टेंट्स, दो एम्पलीट्यूड्स को b और c को इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड a के टर्म्स में लिख दिया। अब हमें इसमें बेसिकली शो क्या करना है, शो हमें ये करना है जब E ग्रेटर है V नॉट से, मतलब जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज्यादा है तो क्लासिकली तो कहते हैं कि सिर्फ ट्रांसमिशन होगा, पूरी का पूरा जो पार्टिकल है इट विल मूव फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 2 अगर उसकी एनर्जी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है। पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा और पार्शियल ट्रांसमिशन भी होगा। ठीक है, मतलब B भी नॉन जीरो होगा, C भी नॉन जीरो होगा, कुछ ट्रांसमिशन होगा कुछ रिफ्लेक्शन होगा। तो वो अब हम निकालेंगे, देखेंगे यूजिंग द वेव फंक्शन psi1 एंड psi2 कि क्या कुछ रिफ्लेक्शन हुआ है, क्या कुछ ट्रांसमिशन हुआ है। तो हम दो चीजें निकालेंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट।
रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को कैपिटल टी से। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं एज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। मतलब टोटल इंसिडेंस में से कितना रिफ्लेक्ट हुआ एंड टोटल इंसिडेंस में से कितना ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, टोटल इंसिडेंस में से कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, इस तरीके से कि R प्लस टी जो है वो 1 आना चाहिए। मतलब पूरा इंसिडेंस में से कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम R की वैल्यू निकालेंगे, T की वैल्यू निकालेंगे। हम देखेंगे R भी नॉन जीरो आया, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे एनर्जी ज्यादा है बैरियर पोटेंशियल से। फिर हम देखेंगे टी भी नॉन जीरो आया, मतलब ट्रांसमिशन भी हो रहा है फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 2। फिर हम देखेंगे R प्लस टी जो है वो 1 आया, जो आना भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम साई1 और साई2 की हेल्प से R और T निकालेंगे फॉर E ग्रेटर देन V नॉट। और फिर हम देखेंगे R प्लस टी जो है वो 1 आना चाहिए। तो हम R और T की वैल्यूज जो हैं कैसे निकालेंगे और क्या आएगी, दैट वील सी इन द नेक्स्ट क्लास।